सिनेमा डायरी में आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म जो कि बैंक रॉबरी पर बनी है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बैंक के बाहर कुछ लोग क्लीनिंग स्टाफ के भेष में खड़े हैं, जो तय वक्त पर अपने क्लीनिंग इक्विपमेंट के साथ बैंक में एंटर होते हैं, जिस बैंक में यूएस गोल्ड रिजर्व रखा है। बैंक में जाते ही क्लीनिंग स्टाफ में से एक कंट्रोल रूम में जाके वहां के स्टाफ को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। वे सभी सीसीटीवी कैमरा और सिक्योरिटी अलार्म बंद कर देते हैं, जिसके बाद वे फायर अलार्म स्टार्ट करते हैं, जिससे बैंक में से कई लोग बाहर चले जाते हैं। कुछ लोगों के बाहर जाने के बाद गैंग के लोग अपने हथियार निकालते हैं और बैंक में लूट करना शुरू करते हैं। वहीं गैंग के कुछ मेंबर्स बैंक के कर्मचारियों और कुछ कस्टमर्स को बंधक बना लेते हैं। वे उन सभी के फोन लेकर उन्हें पहनने के लिए नए कपड़े देते हैं। ये ऐसे ही कपड़े हैं जो कि बैंक लूटने आए गैंग ने पहने हैं। इस गैंग की लीडर है अरियाला। वो और उसके साथी बैंक मैनेजर को तिजोरी के पास लेकर जाते हैं। मैनेजर तिजोरी खोलता है। ये पूरी तिजोरी सोने से भरी हुई है, लेकिन गैंग को इस गोल्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरियाला मैनेजर को तिजोरी में मौजूद दूसरा दरवाजा खोलने के लिए कहती है, जहां पर एक छोटे से कमरे में लोहे का पिंजरा है, जिसमें कई बक्से में सोना रखा हुआ है। इस सोने के बारे में बैंक मैनेजर को भी मालूम नहीं था। गैंग के मेंबर्स बॉक्स खोलते हैं, जिसमें सोने के बिस्किट हैं। उन सभी बिस्किट पर जर्मन भाषा में कुछ लिखा हुआ है। तभी बैंक के बाहर पुलिस आ जाती है। FBI डिटेक्टिव ब्रिन को इस गैंग से निपटने की जिम्मेदारी दी जाती है। वो बैंक से बाहर आने वाले लोगों की पूछताछ शुरू करती है, जिससे डिटेक्टिव ब्रिन को पता चलता है कि गैंग के कुछ मेंबर्स जर्मन भाषा बोलते हैं और गैंग की लीडर एक लड़की है। वहीं बैंक के अंदर गैंग के लोग जो क्लीनिंग इक्विपमेंट लेकर आए थे, वो वास्तव में सोना पिघलाने वाली मशीन थी। वे बॉक्स के अंदर रखे हुए सोने को पिघलाना शुरू करते हैं। तभी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से डिटेक्टिव रेमी वहां पर आता है, जो FBI डिटेक्टिव ब्रिन के साथ मिलकर इस केस पर काम करेगा। बैंक में अरियाला 392 नंबर का एक लॉकर खुलती है। वो इस लॉकर में कुछ फोटोग्राफ और अपना ब्रेसलेट रखती है। तभी डिटेक्टिव ब्रिन बैंक में कॉल करती है। अरियाला उसे बताती है कि उन्हें 20 लोगों के लिए पानी और खाना चाहिए। साथ में ये भी डिमांड करती है कि रात को 12 बजे उन्हें 2 आर्मर कार बैंक के बाहर चाहिए, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वे रात 12 बजे के बाद हर घंटे एक बंधक को मार देंगे। कुछ देर बाद पुलिस बैंक के सामने पानी लाकर रखती है। गैंग की एक मेंबर एक बंधक को लेकर बाहर आती है और वे पानी लेकर वापस चले जाते हैं। तभी रेमी कहता है कि वो अंदर आके बंधकों की स्थिति की जांच करना चाहता है, लेकिन गैंग की मेंबर मना कर देती हैं। रेमी ब्रिन को आके बताता है कि अंदर चोरी के अलावा कुछ और भी हो रहा है। वहीं बैंक में फुल स्पीड में सोने को पिघलाने का काम जारी है। अरियाला ब्रिन को फोन करके बताती है कि उन्हें गोल्ड ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक बड़ी कार चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी बंधकों को दूसरे कमरे में शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं गैंग का एक मेंबर बैंक की दीवार में एक छेद कर रहा है। कुछ देर बाद रेमी गैंग के लोगों के लिए खाना लेकर आता है। अरियाला बाहर आके रेमी से बात करती है। रेमी कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम जो कर रही हो इसके लिए तुम्हें किसी ने फोर्स किया है, लेकिन अरियाला बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। बैंक में गोल्ड को पिघलाकर उसे स्टिक के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। रात को 12 बजे 2 आर्मर कार बैंक के दरवाजे पर आती है, जिसके बाद ब्रिन अरियाला को फोन करके कहती है कि तुमने जो कहा वो हमने कर दिया, अब हमें बंधकों की स्थिति की जांच करने दो। अरियाला कहती है कि तुम खुद अंदर आके बंधकों की जांच कर सकती हो। ब्रिन उससे कहती है कि वो अंदर नहीं आ सकती, लेकिन वो किसी और को अंदर भेज रही है, लेकिन अरियाला इनकार कर देती है। उसी वक्त गैंग का एक मेंबर खुद के लिए सोना चुराने की कोशिश कर रहा है, जिसे जोसेफ गोली मार देता है। फोन पर गन फायर की आवाज सुनकर ब्रिन डर जाती है, क्योंकि उसे लगा कि गैंग ने बंधकों को मारना शुरू कर दिया है। इसलिए वो खुद बैंक में जाने का फैसला करती है। अरियाला जोसेफ की हरकत से काफी नाराज होती है और उसे कहती है कि प्लान के मुताबिक काम करो, लेकिन जोसेफ वहां से चला जाता है। ब्रिन बैंक के अंदर आती है, जिसने एक खुफिया कैमरा अपने कपड़े में लगा रखा है। वो अंदर आके बंधकों को देखती है। तभी गैंग अपने जैसे कपड़े उसे पहनने के लिए देती है। अरियाला ब्रिन को कहती है कि वे उसे बंधक बना रहे हैं। ब्रिन अरियाला से कहती है कि अगर वे इस जगह से बाहर निकलना चाहे तो वो उसकी मदद कर सकती है। जिसके बाद अरियाला ब्रिन के कान में कुछ कहती है। वहीं बाहर एक पुलिस अफसर रेमी के पास आके कहता है कि एक लड़की उससे मिलना चाहती है। ये लड़की अपना नाम ईवा बताती है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टूडेंट है और पब्लिक लाइब्रेरी में काम करती है। ईवा कहती है कि वो गैंग के एक मेंबर को जानती है। कुछ दिन पहले बॉब नाम का एक आदमी उसके पास आया था। बॉब ने उसे बताया था कि वो एक इंजीनियर है और उसे बैंक के डिजाइन समेत शहर की कई बिल्डिंग की डिजाइन की जरूरत है। फिर वे दोनों रिलेशनशिप में आते हैं। ईवा कहती है कि एक दिन नशे में बॉब ने उसे कहा था कि वो बैंक लूटने जा रहा है। 2 हफ्ते पहले उसका ब्रेकअप हो गया और बॉब ने उसे बुरी तरह से पीटा था। ईवा रेमी से कहती है कि बॉब बैंक के डिजाइन ले गया था ताकि वे सुरंग खोदकर वहां से भाग सके। रेमी कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ट्रेन लाइन नदी के करीब है और अगर वे सुरंग खोदने की कोशिश करेंगे तो पानी उस सुरंग में घुस जाएगा।
लेकिन एवा कहती है कि वे सुरंग खोदकर जा सकते हैं क्योंकि साल 1890 में सरकार ने नदी के पास एक सबवे लाइन के लिए खोदकाम किया था, लेकिन प्रोजेक्ट वक्त पर पूरा नहीं हुआ और अगर गैंग ने टनल की लोकेशन का पता लगा लिया तो वे आसानी से बाहर निकल जाएंगे। तभी रेमी एवा से कहता है कि तुम यहीं रहो, वो उससे बाद में बात करेगा। तभी एक अफसर वहां आके रेमी से कहता है कि उसने सिक्योरिटी कैमरा के पुराने रिकॉर्ड चेक किए और एक लड़की पिछले 2 दिन में 4 बार बैंक आई है। इस लड़की का नाम एरियाला है और उसके पास जर्मन और अमेरिकन सिटीजनशिप है। उस अफसर को लगता है कि ये लड़की गैंग की लीडर हो सकती है। वो ये भी बताता है कि जर्मन बैंक के डायरेक्टर की 1 महीने पहले मौत हो चुकी है और उसका बेटा डिट्रिच जो कि एक बिजनेसमैन है और कई इनलीगल एक्टिविटी में शामिल है। वहीं बैंक में एरियाला ब्रिन को तिजोरी के अंदर के रूम में लॉक कर देती है। कुछ वक्त के बाद एरियाला के फोन पर मैसेज आता है कि रैपिड एक्शन फोर्स कभी भी बैंक में अटैक कर सकती है, जो कि बैंक के टेरेस से अंदर आएंगे। ये मैसेज जोसेफ को भी जाता है। जोसेफ तुरंत टेरेस पर जाता है और वहां पर मौजूद स्वॉट टीम के 2 लोगों को मारकर उन्हें बैंक के बाहर फेंक देता है। रेमी तुरंत एरियाला को फोन करके बताता है कि स्वॉट टीम को अटैक करने का ऑर्डर उसने नहीं दिया था। फिर वो उससे पूछता है कि सुरंग खोदने का काम पूरा हुआ कि नहीं। एरियाला कहती है कि उसे नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। फिर रेमी जर्मन बैंक के डायरेक्टर डिट्रिच के बारे में बात करता है, जिसके बारे में सुनकर एरियाला फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। अब फिल्म फ्लैशबैक में जाती है। एरियाला अपने घर में सो रही है। तब जोसेफ और कुछ लोग घर में घुसकर एरियाला पर अटैक करते हैं। वे एरियाला के भाई को किडनैप कर लेते हैं। जोसेफ और बाकी लोग डिट्रिच के लिए काम करते हैं, जो एरियाला को बैंक लूटने का प्लान बनाने और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कहते हैं और बदले में वे उसके भाई को छोड़ देंगे। डिट्रिच ने इस काम के लिए एरियाला और उसके भाई को इसलिए चुना क्योंकि वे इससे पहले भी कई बैंक को सक्सेसफुली लूट चुके हैं और बैंक रॉबरी ऑपरेशन में वे दोनों काफी प्रोफेशनल हैं। वहीं बैंक में हम देखते हैं कि जो सुरंग खोद रहा था वो टनल के पास पहुंच चुका है। तभी वहां पर जोसेफ आता है। वो देखता है कि सुरंग खोदने का काम खत्म हो चुका है, इसलिए वो सुरंग खोदने वाले शख्स को गोली मार देता है। ये देखकर एरियाला काफी गुस्सा होती है। तभी जोसेफ कहता है कि अब वो गैंग का लीडर है। जिसके बाद वे बैंक के मेन हॉल में बम प्लांट करते हैं। ऑफिसर एंस पता लगाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने जर्मनी का सोना चुराया था, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अमेरिका ने वो सोना जर्मनी से चुराया था। इस गोल्ड की लोकेशन भी किसी को मालूम नहीं है। रेमी पता लगाता है कि जर्मनी से चुराया हुआ सोना इसी बैंक में है। डिट्रिच भी जर्मन है, इसलिए वो ये सोना अपने देश वापस ले जाना चाहते हैं। जिसके बाद रेमी सेंट्रल बैंक के गवर्नर से जर्मन गोल्ड के बारे में पूछता है। गवर्नर कहता है कि गोल्ड बैंक में है, लेकिन उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरियाला बैंक में एक कमरे में जाती है जहां पर वो ऑक्सीजन सिलेंडर रखती है। वहीं डिटेक्टिव ब्रिन को गैंग की एक लड़की फोन देकर कहती है कि इस फोन की उसे बाद में जरूरत पड़ेगी। तभी एरियाला जोसेफ की गन छीनकर उसे तिजोरी में बंद कर देती है। एरियाला वहां से जा रही है, तभी बैंक में भयानक ब्लास्ट होता है। वो दीवार जिसे तोड़कर गैंग के लोग सुरंग बना रहे थे वो ढह जाती है और नदी का पानी बैंक में आ जाता है। डिटेक्टिव रेमी पुलिस स्टाफ के साथ बैंक में एंटर करता है और बंधकों को रिहा कराने में कामयाब होता है। ब्रीन एक सेफ में बंद होती है जिसमें पानी भरना शुरू हो जाता है, इसलिए एरियाला उसकी ओर चाबी फेंकती है। वहीं जोसेफ दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ब्रीन पानी में चाबी खोज रही है, तभी वहां पर रेमी आ जाता है और वो दरवाज़ा खोलने जा रहा है, लेकिन तभी जोसेफ अपना दरवाज़ा खोलकर रेमी पर अटैक करता है। वहीं ब्रीन दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाती है और जोसेफ को मार देती है। जिसके बाद रेमी और ब्रीन बैंक के बाहर आ जाते हैं। रेमी वहां पर एवा को खोजता है, लेकिन वो जा चुकी है। तभी उसे नोटिस बोर्ड पर 392 नंबर लिखा हुआ मिलता है। रेमी बैंक में जाकर सेफ डिपॉजिट बॉक्स नंबर 392 खोलता है, जिसे शुरुआत में एरियाला ने खोला था। रेमी को बॉक्स में जर्मनी से चुराया हुआ सोने का बिस्किट और एरियाला की फोटो मिलती है, जिसमें वो अपने भाई और एवा के साथ हैं। जिससे रेमी को पता चल जाता है कि एरियाला ने ये रॉबरी अपने भाई को बचाने के लिए की थी। तभी हम एवा को देखते हैं जो अपने चेहरे से मेकअप हटा रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि एवा एरियाला के साथ मिलकर काम करती है और उसका काम था नोटिस बोर्ड पर सेफ डिपॉजिट बॉक्स का नंबर लिखना, जिससे रेमी को सच्चाई का पता चल सके। अब रेमी बंधकों से पूछताछ कर रहा है, लेकिन बैंक का मैनेजर उसे केस बंद करने के लिए कहता है। रेमी कहता है कि गैंग के 2 लोगों का पता नहीं चल रहा, मुमकिन है कि वे लोग बंधकों के साथ बाहर चले गए हो। लेकिन बैंक मैनेजर कहता है कि अगर सोना चोरी नहीं हुआ है तो फिर यह इन्वेस्टिगेशन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बैंक मैनेजर को जर्मन सोने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। अगले दिन क्लीनिंग टीम बैंक में आती है, जो ब्लास्ट के बाद फैले कचरे को साफ कर देती है। वहीं हम रेमी को देखते हैं, जिसे यकीन नहीं हो रहा कि गैंग बिना चोरी किए वहां से गायब कैसे हो सकता है। उसको ये भी यकीन है कि बैंक में ब्लास्ट जानबूझकर किया गया था। जब रेमी डिपॉजिट बॉक्स के फोटो देख रहा होता है, तब वो देखता है कि ब्रेसलेट काफ़ी पतले हैं, इसलिए वो तुरंत बैंक जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि बैंक में साफ सफाई हो चुकी है और क्लीनिंग टीम निकल चुकी है। यहाँ पर रेमी को पता चल जाता है कि गैंग ने गोल्ड को पिघलाकर उसका आकार बदल दिया है।
जिसके बाद उन लोगों ने जानबूझकर बैंक में ब्लास्ट किया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके और ऐसा लगे कि गैंग का गोल्ड चुराने का प्लान नाकामयाब हुआ है। रेमी को बैंक में वेंटिलेशन हॉल दिखता है, जिसे खोलने के बाद एक दरवाज़ा मिलता है जो एक सीक्रेट रूम की ओर जाता है। इस कमरे में रेमी को ऑक्सीजन का सिलेंडर मिलता है, जिससे ये साबित होता है कि ब्लास्ट होने से पहले एरियाला और उसके साथ जो भी लोग थे वे इस कमरे में छिप गए थे और जब टनल से पानी निकाला गया उसके बाद वे सोना लेकर वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद ब्रिन रेमी को एक एड्रेस मैसेज करती है और उसे तुरंत वहाँ आने के लिए कहती है। रात में ब्रिन एक जगह जाती है जहाँ पर एक ट्रक खड़ी है जिस पर डिजिटल लॉक लगा हुआ है। तभी ब्रिन को एक मैसेज आता है जिसमें लॉक का कोड है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो उसे बैंक से चुराया हुआ जर्मन गोल्ड मिलता है। तभी वहाँ पर डिट्रिच अपने आदमियों के साथ आता है। वो ब्रिन से कहता है कि एरियाला ने उसे बताया था कि अगर प्लान फेल हो गया तो ब्रिन उसकी मदद करेगी। ब्रिन डिट्रिच को बताती है कि ब्लास्ट में एरियाला की मौत हो गई है और वो उसके भाई को रिहा करने के लिए कहती है। डिट्रिच इस बात को सच मान लेता है और अपने आदमियों को मैसेज भेजता है कि एरियाला के भाई को रिहा कर दो। तभी वहाँ पर पुलिस फोर्स के साथ रेमी आ जाता है। वे डिट्रिच और उसके आदमियों को अरेस्ट कर लेते हैं। अब ब्रिन डिट्रिच को बताती है कि उसने एरियाला को कहा था कि उसका भाई रिहा होने के बाद ही वो डिट्रिच को अरेस्ट करेगी। ब्रिन रेमी को बताती है कि एरियाला ने उसे सब कुछ बता दिया था और उसने एरियाला को कहा था कि वो डिट्रिच को अरेस्ट करेगी, लेकिन अगर वो मर गई तो उसका दोस्त इस जगह पर गोल्ड भेज देगा। फिर वो उसे एड्रेस बताती है। ब्रिन कहती है कि एरियाला और उसका भाई मर चुका है, लेकिन रेमी कहता है कि एरियाला जिंदा है। सीन शिफ्ट होता है। हम एरियाला को दिखता है जो जर्मनी में उस जगह पर जाती है जहां उसके भाई को किडनैप करके रखा गया था और वो उसे बचा लेती है। इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इनसाइड मैन मोस्ट वांटेड की। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सिनेमा डायरी को सब्सक्राइब कीजिए।